दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अखबार बेचने वाला साधारण सा बच्चा कैसे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कैसे वो बच्चा जिसके घर पे ना ही तो बिजली थी, ना ही किताबों की कोई सुविधा और ना ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन वही बच्चा एक दिन भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी और परमाणु शक्ति के मामले में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर लाके खड़ा कर देता है। ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अब्दुल कलाम का जन्म कितना संघर्षमय रहा, कैसे उन्होंने गरीबी में होते हुए भी बड़े सपने देखे, कैसे वो इसरो और डीआरडीओ में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और कैसे उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर लोगों को रामेश्वरम मंदिर और धनुषकोटी के बीच में लाते और ले जाते थे। उनकी माँ अम्मा गृहिणी थी। परिवार बड़ा था लेकिन आमदनी बहुत कम। बचपन में ही उन्हें समझ आ गया था कि पढ़ाई के बिना जीवन बहुत अधूरा है, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल की फीस और किताबों तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अब सवाल यह उठता है कि पैसे की जब इतनी खिंचातानी थी तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने सुबह सुबह उठकर अखबार बांटना शुरू किया, यानी जब दूसरे बच्चे सो रहे होते हैं तब वो रामेश्वरम की गलियों में साइकिल से अखबार बांट रहे होते हैं और इसके बाद ही वो स्कूल जाते और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो पढ़ाई करते थे। बचपन से ही उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि ये चीजें कैसे काम करती है, चाहे वो पक्षियों का उड़ना हो या आसमान में चमकते हुए तारे। उनके एक टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी साइंस में रुचि को और बढ़ाया। उन्होंने एक बार कक्षा में पक्षियों की उड़ान पर एक प्रयोग किया और कहा कि देखो ये पक्षी जब उड़ते हैं तो अपना संतुलन कैसे बनाते हैं। कलाम, अगर तुम चाहो तो एक दिन इंसानों को आसमान में उड़ाने वाली मशीनें भी बना सकते हो। शायद यही वो पल था जिसने अब्दुल कलाम को एरोस्पेस और विज्ञान की ओर मोड़ा। कलाम जी ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ पढ़ाई करना आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनके भाई बहन और उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। एमआईटी में रहते हुए ही उन्हें पहला और एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक छोटे से एयरक्राफ्ट का डिजाइन। उन्होंने पूरी मेहनत से ये प्रोजेक्ट को पूरा किया और प्रोफेसरों को भी आकर्षित किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो चयन सूची में 9वें नंबर पे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 8 ही कैंडिडेट को चयन किया जा रहा है। सोचिए, अगर वो चयनित हो जाते तो शायद हमें मिसाइल मैन की कहानी देखने को ही नहीं मिलती। इसलिए कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो डीआरडीओ और फिर इसरो से जुड़ गए। यहीं से उनके असली सफर की शुरुआत होती है। 1969 में अब्दुल कलाम इसरो से जुड़ गए। यहाँ उन्हें भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की जिम्मेदारी मिली, जिसका नाम था SLV-3। यह आसान नहीं था क्योंकि भारत के पास न ही तो टेक्नोलॉजी थी और न ही कोई संसाधन, लेकिन कलाम जी और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत कर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर ही दिखाया और 1980 में भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर ही दिया। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च था। यही वो क्षण था जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब हम भी अंतरिक्ष की दौड़ में हैं। इसके बाद PSLV और GSLV के लिए रास्ता खुल गया। 1982 में अब्दुल कलाम डीआरडीओ लौटे, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने कई मिसाइलें को विकसित किया, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल। ये उपलब्धियां इतनी बड़ी थी कि पूरे देश ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहकर संबोधित किया। सोचिए, जिस देश को हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वो अब खुद की मिसाइल बना रहा है। ये सब कलाम जी की मेहनत और उनके विजन की वजह से हो पाया है।
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। इस मिशन के मुख्य वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी ही थे। यह मिशन पूरी तरीके से गुप्त रखा गया। टीम के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की तपती धूप में दिन रात मेहनत की। 11 मई 1998 को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इस खबर ने पूरे विश्व को चौंका दिया। अब भारत खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कह सकता है। कलाम जी इस सफलता के प्रतीक बन गए। 2002 में अब्दुल कलाम जी को 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। वो राजनीति से नहीं बल्कि विज्ञान से राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। जनता ने उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा है। बच्चों से उनका खास लगाव था। राष्ट्रपति भवन में भी उनका जीवन बहुत ही सिंपल और साधारण रहा। उनके कमरे में कोई बड़ी शानो शौकत नहीं बल्कि कुछ किताबें, कुछ कपड़े और एक कंप्यूटर रखा हुआ था। कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। वो बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य इन बच्चों और युवाओं के हाथ में ही है। उन्होंने हजारों यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर लेक्चर्स दिए। वो युवाओं से हमेशा कहते, खुद पर विश्वास रखो, कठिनाइयां आएगी लेकिन हार मत मानो। 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग में लेक्चर देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी समय उनका निधन हो गया। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों और युवाओं को सपना देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देने में गुजार दिया और आखिरी समय तक भी वो वही काम करते रहे। फिर पूरी दुनिया ने उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। आज भी उनके शब्द, उनका जीवन और उनका संघर्ष बहुत से युवाओं को प्रेरणा देते हैं। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सपने देखने में कभी भी कंजूसी मत करो। हालात चाहे कितने खराब क्यों ना हो, अपनी मेहनत और लगन से किसी भी बड़े से बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। और उनकी एक लाइन कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।